गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे साइंस में। चैप्टर 3 जो कि क्या है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। चैप्टर क्या है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है हमें, एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एटम। ठीक है, यहाँ पे आपके एटम्स क्या होते हैं वो देखेंगे सबसे पहले। तो क्या होता है यहाँ पे, मैटर्स इज made by very tiny particles called एटम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल मैटर्स is made by very teeny particles called atoms which participate in chemical reaction। यहाँ पे क्या हो जाएगा, which participate in chemical reaction। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, डाल्टन के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो एटम होता है वो क्या होता है, ऑल मैटर्स इज मेड बाय वेरी टीनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स हैं, आपके मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर 1 में बताई है। क्या होती है, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड एटम। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस कवर कर रही हो या फिर उसमें उसका कुछ मास हो, मास में वेट होता है जिसपे वो आपका हिंदी वर्ड बोलोगे तो द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, मास क्या होता है, मास वेट कह लो इसलिए जहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप मास किसी भी मटेरियल का मास देखोगे तो वो आप यहाँ पे देख लो, अर्थ में जहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होता है वहाँ पे जो होगा सेम एज आप मून में जाके देखो या फिर किसी अदर जो आप किसी भी कहीं पे भी जाके देखो, स्पेस पे मून में जा रहे हो या फिर अर्थ में हो या फिर आप कहीं पे भी होगे तो वहाँ पे क्या होंगी, जो मास होगा किसी भी मटेरियल का वो क्या होता है, सेम होता है। जबकि अगर हम वेट की बात कर रहे होते हैं तो वेट क्या होता है, क्योंकि वेट पे इफेक्ट आ रहा होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो मास आपका इजी लैंग्वेज में बोलो तो क्या होता है, हिंदी वर्ड अगर हम बात कर रहे होंगे तो द्रव्यमान होता है, बट मास आपका क्या होगा, सेम होगा, आप कहीं पे भी रहो। ठीक है ना, आप अर्थ में हो या फिर मार्स में जाओ या फिर आप जुपिटर पे हो या फिर आप जा रहे हो मून पे, कहीं पे भी, तो आप किसी भी मटेरियल का मास अगर देखोगे तो वो क्या होता है, एज इट रहता है, सेम रहता है। बट अगर वेट की हम बात कर रहे होते हैं तो वेट क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू
ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। कम होता है तो वेट क्या होता है, लाइट वेटेड चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हम खड़े हो पा रहे होते हैं बेस पे, बॉटम पे खड़े हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं। जबकि अगर हम मून पे जाएँ, स्पेस पे जाएँ, तो वहाँ पे हम कहीं पे भी जो आपका सरफेस एरिया है वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, हम उड़ते रहते हैं, ठीक है, फ्लाई, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो वेट क्या हो जाता है वहाँ पे हमारा काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में वहाँ पे मास का पता चल रहा होता है कि क्या होगा, ठीक है। तो मास का कोई इफेक्ट नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका। जबकि जो वेट होता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी वर्क, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो वेट है वो क्या होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। जबकि मास, सपोज ये जो डस्टर है इसका मास आप यहाँ देखोगे अर्थ में, तो अगर मास इसका है आपका 50 ग्राम, तो मून पे जाओगे तो भी 50 ग्राम रहना है, आप जुपिटर पे जाओगे तो भी 50 ग्राम से ही रहने हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप जाओगे ये क्या होगा, 50 ग्राम्स का ही रहेगा। बट अगर हम बात कर रहे होंगे वेट की, तो वेट क्या होंगे आपके, वेट की अगर हम बात कर रहे होंगे तो वेट अर्थ पे कुछ और वेट आ रहा होता है, मून पे कुछ और वेट आएगा, जुपिटर पे कुछ अलग ही वेट आएगा। तो मास होता है क्या, वेट तो इजली आप, ठीक है, जो वेट आप जो भी ले रहा होता है उसका कर रहा होता है, क्या होता है 1 kg 2 kg, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये यूनिट्स हो गई आपकी ग्राम्स, kg, इसके थ्रू हम इससे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट मास क्या होता है, मास आपका जो भी मैटर है, जिन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, वहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है वही क्या होते हैं, मास, ठीक है। वही उस मटेरियल का क्या होता है, मास। तो जितने भी एटम्स में वहाँ पे जितने भी एटम्स होंगे किसी भी मैटर पे, उसके अकॉर्डिंग उसका मास क्या होता है, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ एटम्स कम है तो कम होगा। इसीलिए जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं किसी भी मैटर में वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। आप अर्थ में रहो या मून में रहो या फिर कहीं भी और रहो, और उनका जो वेट रहता है वो वही रहता है, सेम वेट ही रहेगा। आप कहीं पर भी रहो, जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होगा, वेट होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। आप कहीं पे भी रहोगे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई वहाँ पे मास, हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उन्हें, तो नंबर ऑफ़ एटम्स आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जिसके कारण से आपका जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है, आप कहीं पे भी रहो। जबकि जो वेट है उस पर चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे जाओगे तो आपका जो वेट है वो क्या होता है, अलग अलग आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास एंड वेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल मैटर्स, मैटर की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी चैप्टर फर्स्ट में। ऑल मैटर्स इज मेड बाय वेरी टीनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बन रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, एटम। और वो एटम्स क्या होते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके एटम्स, क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर जो आपका मिलके बन रहा होता है जिन पार्टिकल्स से, और वो पार्टिकल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोल रहे होते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके, यहाँ पे सपोज आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एटम, तो जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई आप वो बता सकते हो, ठीक है। देन सपोज आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूल की, तो क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, तो क्या बताओगे आपकी मॉलिक्यूल क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ an
एलिमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था कि टीनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं एटम्स, जिन्हें टीनी पार्टिकल से मिलकर के बन रहे होते हैं मैटर्स, जिन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, वो जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, एटम बोल रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं आपके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, किसके, एलिमेंट्स के, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन और compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance. Independence and show all the properties of that substance, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये आपका सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जो कि क्या होता है, कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होता है। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। जो भी आपका सब्सटेंस है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसकी सारी प्रॉपर्टी ये शो कर रहा होता है, ठीक है। आपका एक मॉलिक्यूल जो होता है, आप जस्ट लाइक H2O लिखो, ठीक है। तो सिंगल H2O हो या फिर यहाँ पे हमने कर दिया 20 H2O, ठीक है। 20 H2O या सिंगल H2O हो, या फिर यहाँ पे हम क्या बताना था, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, तो सिंगल H2O हो तो भी वो पूरे कंपाउंड की आपका 1 H2O होगा, उससे भी हम 1 H2O और 20 H2O और 1000 H2O मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है। अगर सिंगल H2O मॉलिक्यूल्स है उसकी हम स्टडी करेंगे, तो H2O जो कंपाउंड है आपका, उसकी कंप्लीट स्टडी, उसकी कंप्लीट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक सिंगल जो आपका मॉलिक्यूल है उस पर दिख रही होती है हमें, उसके थ्रू हम उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, शो कर रहा होता है वो, उसकी कंप्लीट जो प्रॉपर्टी है उसे हम जान सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम अगर एलिमेंट की, H2 की बात कर लें, तो H2 भी आपका होगा, तो एक मॉलिक्यूल अगर हम H2 का देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं या और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो H2 की क्या प्रॉपर्टी है, वो अगर हमने एक H2 जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसकी प्रॉपर्टी हमने देख ली, स्टडी कर लिया उसके बारे में, तो आपका H2O कहीं से भी मिल रहा हो, कुछ भी हो, उस जहाँ पे भी आपका एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी हमें यहाँ से पता चल रही होती है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हमको पता चल रहा होता है, ठीक है, एक सिंगल यूनिट से। तो क्या होते हैं आपका सिंगल जो मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के, जो कि कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं वो, एंड शो कर रहे होते हैं जो भी आपका
मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, एलिमेंट हो या कंपाउंड, उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसे वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके मॉलिक्यूल्स। तो ये तो हो गया कि चैप्टर का जो आपका नेम है एलिमेंट एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन हो गई कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो क्या हो गया आपका, दोनों ही क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। हमने बताया एटम्स आर द टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर इज मेड बाय टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एटम बोल रहे होते हैं, बट वो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, वो भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ये भी छोटे पार्टिकल्स हैं, बट जो एटम्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहे होते हैं। एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस उनकी होती है, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, एंड एक सिंगल मॉलिक्यूल से हम उस कंप्लीट जो कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक सिंगल मॉलिक्यूल पे भी शो हो रही होती है। ठीक है, जैसे आपके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड है कोई ज़्यादा अमाउंट में है, बट उसका अगर हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया और उस पर हमने देख लिया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी, तो सेम है सारी प्रॉपर्टीज़ उस पूरे कंपाउंड में आप कहीं से भी मॉलिक्यूल उठाओ उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो होगा आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल से जो भी सब्सटेंस है उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया सब चैप्टर का जो नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो क्या होते हैं आपके एटम एंड क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स। देन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लॉ ऑफ, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर हम दो आपकी जो लॉ है वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्स्ट जो लॉ है आपका वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे आपका जो केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ था वो किसने बताया था, लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने बताया था। ठीक है, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो किसने दिया था, लेवोसियर। यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, फर्स्ट वन इज लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, तो क्या थे आपके, लेवोसियर। ठीक है, एंड सेकेंड वन आपका जो थे क्या थे, जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या आपका लॉ दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ठीक है, किस टाइप से जो आपके केमिकल है वो कंबाइन हो रहा होते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फर्स्ट लॉ था
इसमें आप कैसे क्या था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें बताई गई थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था, मास कैन neither be created nor destroyed। ठीक है, क्या बताया था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, क्या बोल रहा था, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो स्टेटमेंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक आपकी ये डेफिनेशन होगी। सेकंड, आप यहाँ पे मास की जगह पे मैटर भी कर सकते हो, वो भी सही डेफिनेशन होगी। क्या हो जाएगा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन में ना तो आपका मैटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हो, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास भी कर सकते हो आप, मैटर भी कर सकते हो, क्योंकि जो मास होगा वो किसी मैटर का ही मास होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई मैटर का ही बात हम कर रहे होते हैं। आप क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग आपकी छोटी क्लास है, इसलिए मास की बात हम कर रहे होते हैं। मास अगेन आपको बता देते हैं क्या होगा। मास आपका हिंदी वर्ड अगर हम बोलेंगे तो द्रव्यमान हो जाता है। तो मास क्या होता है आपका, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपका मैटर है उनके जो एटम्स होते हैं, जिन एटम्स से मिलकर के वो बन रहे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, वो क्या होते हैं, उसका मास हो जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमको मालूम होता है कि आपके अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या हो जाता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या हो जाता है, 1। ठीक है ना, तो वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के जो क्या होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही अगर हमने देखा कि आपका हाइड्रोजन से कुछ भी बन रहा है, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, जितने भी आपके हाइड्रोजन एटम्स होंगे वहाँ पे, वही उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, वो जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका मैटर है। ठीक है, सपोज हमने कह दिया कि हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही उसका मास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, 1.008 होता है। तो नॉर्मली हम उसे क्या बोलते हैं, 1 ही लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। तो मास हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1.008। तो आप हाइड्रोजन का एक एटम अर्थ में लो या फिर किसी डिफरेंट प्लैनेट में लो, वो क्या होता है, 1.008 ही रहेगा वेट आपका। ठीक है, बट सपोज हम बात कर रहे होंगे वेट की, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, वो किसी हाइड्रोजन का मास हम कैलकुलेट कर रहे हों अर्थ में या फिर मून में या फिर जुपिटर में, मार्स में, कहीं पे भी हम कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे उसका जो मास होता है वो क्या होता है, 1.008 ही रहेगा। कहीं पे भी आप मास उसका चेक करो, 1.008 होता है। बट अगर हम बात करेंगे वेट की, तो वेट क्या होता है आपका, जहाँ पे जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग वेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है। जैसे अर्थ, यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पे जो भी हमारा वेट आ रहा होता है, किसी भी मटेरियल का जो वेट होता है वो क्या होगा, हैवी होगा एज़ कम्पेयर टू
मून, ठीक है। हम जब मून पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइट वेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों ने कभी देखा होगा पिक्चर्स वगैरह, तो वहाँ पे जो स्पेस होता है, स्पेस में चूँकि क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पे जो आपके साइंटिस्ट या जा रहे होते हैं, फिर कोई भी चीज़ जा रही होती है, वहाँ पे क्या होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता, तो वो क्या होती है, मूव कर रही होती है एंड फ्लाई कर रही होती है, उड़ रही होती है, वो कहीं पे भी बेस पे नहीं होती है, ठीक है। अब मून की आप बात कर लो या किसी अदर प्लैनेट की बात करोगे, तो वहाँ मून की बात करेंगे तो मून पे सरफेस पे हम खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं, अदरवाइज हम खड़े नहीं हो पाते, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब आप कोई भी चीज़ बॉल वगैरह फेंक रहे होते हो ऊपर की साइड में, तो वो क्या होती है, नीचे आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या वर्क कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि अगर हम मून में जा रहे हैं और वहाँ पे हमने कोई चीज़ फेंक दी, तो वो उड़ती ही रहेगी, ठीक है, वो नीचे नहीं आ रही होती है, वो क्या करती है, वो आपकी वहाँ पे एयर में ही फ्लाई कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता है। तो वेट आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस बॉल का, तो वेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वेट उसका बढ़ जाता है और वो क्या होती है, नीचे आ रही होती है। बट अगर हम बात कर रहे हैं मून की, तो वहाँ पे चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता है, तो वो वहाँ पे काफ़ी लाइट वेटेड हो जाती है और वो क्या होती है, उड़ती रह जाती है और नीचे नहीं आ पा रही होती है, ठीक है। जबकि हम बात कर रहे होंगे मास की, तो मास आपका कहीं पे भी हो, अर्थ में, मून में, वो क्या होता है, एज इट रहता है, सेम रहता है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन आ केमिकल रिएक्शन। इसको बहुत ईजिली आप घर पे कर सकते हो। अगर आप देख लो, यहाँ पे ले लो आप 10 ग्राम या 50 ग्राम आपने वाटर ले लिया, ठीक है, वेट कर लो आप 50 ग्राम्स पे ले लो आप, तो 50 ग्राम आपने क्या ले लिया वहाँ पे, वाटर, ठीक है। एंड शुगर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या कर लिया, 10 ग्राम शुगर ले लिया, ठीक है। और जिस भी कंटेनर को आप यूज़ कर रहे होगे उसे मिक्स करने के लिए, उस कंटेनर को आप पहले ही वेट कर लेना, उसका वेट, ठीक है, उसको आप नोट कर लेना पहले से। देन आपने मेज़र करके जहाँ पे भी आपका जो जिस भी कंटेनर में मेज़र कर रहा हो उसको देख लेना, देन उसका वेट। उसके बाद क्या करना है आपको, शुगर, उसे भी मेज़र करना। देन देखना आप अगेन जब मेज़र करोगे, जो मिक्सअप होगा आपका, मिक्सचर होगा शुगर एंड वाटर का, सपोज हमने कहा 50 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, वाटर लिया हमने, 20 ग्राम हमने ले लिया क्या, शुगर। और अगर हम बात कर इसको बाद में मेज़र करेंगे मिक्स करने के बाद में, तो ये क्या होगा, 70 ग्राम, ठीक है। यही कह रहा होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कह रहा है कि आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये तो आपका फिजिकल प्रोसेस हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो मैटर होता है, ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो मैटर का क्या हो जाएगा, मास। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, 50 ग्राम हमने लिया वाटर, 20 ग्राम हमने ले लिया शुगर, उसको हमने क्या किया, मिक्स किया। देन अगेन आप उसे मेज़र करना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 70 ग्राम वेट होगा उसका। आपकी वहाँ कंडीशंस होंगी कि गिरना नहीं चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, उसको प्रॉपरली मिक्स करना है, कहीं पे भी गिरना नहीं चाहिए वो, कि 2, 4, 10 मॉलिक्यूल्स आपके जो शुगर क्यूब्स हैं वो गिर रहे हैं और फिर आप कह दो कि नहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे मेज़र, तो हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस भी आए, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, जो कंटेनर उसका प्रॉपर वेट आप ले पाओ या नहीं। बट ट्राई करिएगा, अगर आप कर सकते हो ये प्रैक्टिकल, तो आप घर में एक बार ट्राई करिएगा, तो मेज़रमेंट आपका सेम होता है। यही कह रहा होता है आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, कि आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो किसी न्यू मैटर के फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पे जो आपके क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ हो रहे हैं फॉर्मेशन में, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, रिएक्टेंट बोल रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो भी मटेरियल्स जो भी मैटर हम यूज़ कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन
के फॉर्म में स्टार्ट करवाने के लिए, स्टार्ट होने में उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। एंड आफ्टर रिएक्शन वो जो एलिमेंट, जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं, जो भी मैटर है आपका, वो जब क्या कर रहा होता है, रिएक्ट कर चुका होता है, एंड प्रोडक्ट जब जो भी मटेरियल हमको ऑब्टेन होता है आफ्टर रिएक्शन, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होगा। ये आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका मास होता है किसी भी चीज़ का, उसे ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में। ठीक है, कोई जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो वहाँ पे ना ही तो हम मैटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका लेवोसियस ने बताया था, स्टडी की थी इसके बारे में। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, वो क्या होते हैं, यहाँ पे आपका जो क्या है, ये लॉ एक्चुअल में जो बताया था आपको, स्टार्टिंग में स्टडी की थी लेवोसियर ने। दैट फाइनली जो स्टेटमेंट अभी हम लोग देखते हैं वो किसका देखते हैं, जोसेफ एल प्राउस्ट का। उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो आपका लॉ है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था इन अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन a chemical substance, क्या हो जाएगा, इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसमें क्या होगा, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट proportion by mass. The in a substance element क्या था, in a chemical substance the elements are always present in definite proportion. Proportion by मास। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, किसका है, जोसेफ एल प्राउस्ट का। इन्होंने क्या बोला था, इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग आपका जो भी सब्सटेंस है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका देखेंगे, ये आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था, क्या, जोसेफ एल प्राउस्ट
क्या था यहाँ पे आप देख लोगे अगर। अगेन हम बात करेंगे किसकी, H2O, ठीक है। इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को आपको बाय मास की बात कर रहे हैं, तो मास की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का 1 × 2, एटॉमिक मास क्या हो जाता है 1, नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गया, ठीक है, इस 2। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है यहाँ पे, जो एटॉमिक मास है क्या होता है 16, तो क्या हो जाएगा 2 16, 1:8, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस रेशियो में मिल रहे होंगे 1:8 के रेशियो में जब भी मिल रहे होते हैं, ये प्रपोर्शन होगा जब भी किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, देन जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होगा वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यही रेशियो में जब होगा तभी जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कहलाएगा। एंड आप कहीं पे भी देख लो वाटर मॉलिक्यूल को, आप पॉन्ड से ले रहे हो या फिर रिवर से ले रहे हो, सी वाटर हो आपका, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर हो, ठीक है, कोई भी वाटर हो आपका, आप इंडिया से लो, फॉरेन कंट्री से लो, कहीं से भी ले रहे हो, रेन वाटर है आपका, कुछ भी हो, उसका जो रेशियो होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन होगा उसके एलिमेंट्स का बाय मास, क्या होता है 1:8, इसी फॉर्म में होगा। H2O मॉलिक्यूल आप कहीं से भी लो, वाटर मॉलिक्यूल आप कहीं से भी लो, कहीं से भी मिल रहा हो, उसका जो रेशियो होगा वो कौन से रेशियो में, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं 1:8, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। यही कहा था जोसेफ एल प्राउस्ट ने, उन्होंने क्या बोला था, इन केमिकल सब्सटेंस, आपके जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, हमेशा क्या होंगे, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, बाय मास के अकॉर्डिंग डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। आप इसको ये मत सोचना कि 2:1 क्यों नहीं किया, ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, बट हमको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस देखने हैं उनके। तो एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम्स हो गए तो क्या हो गया 2, एंड ऑक्सीजन का क्या हो गया 16, तो 2:16, तो 1:8 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यही बोला था इन्होंने कि आपका जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास के अकॉर्डिंग, वो हमेशा क्या होते हैं, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल आप कहीं से भी लो, वो उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:8 पे ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। आप कोई और मॉलिक्यूल ले लो तो वहाँ पे आप सपोज यहीं पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करोगे तो 1:16 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि H2O2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की करोगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2 16 × 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:32 1:16। तो अगर ये है रेशियो वाटर एंड हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। तो रेशियो अगर आपका चेंज हो रहा है तो वहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो सेम काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस में जो प्रपोर्शन होता है उसके एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, बाय मास जो प्रपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिया था किसने, जोसेफ एल प्राउस्ट ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ। हम नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बताई थी उन्होंने एटम्स की, एटम पे स्टडी की थी डाल्टन ने, तो उन्होंने क्या बताया था, उसका जो उन्होंने जो स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स उन्होंने नोट किए थे, उसे हम कल पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका जो भी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में, आपका टॉपिक जो होगा वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होगा। अगर आपके पास बुक्स हैं, अवेलेबल हैं,
तो आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बार रीड करके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। और नहीं है तो आप प्लीज़ नोटबुक कलेक्ट कर लो कहीं से भी, आप मार्केट से ले लो या फिर आपके सीनियर्स हो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, ओके। थैंक यू।